जी, नमस्ते विश्वरूप जी, कैसे हैं नमस्कार। आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी, शायद 4 वर्ष हो गए जब हमारा पहले परिचय हल्द्वानी में एक व्याख्यान आपका था और सौभाग्य से मेरा व्याख्यान भी वही था, योग यूनिवर्सिटी थी हल्द्वानी में, तो आपको शायद याद होगा हाँ हाँ, कि मैं। के बाद आपका था वो, मैंने पूरा अटेंड किया था और मुझे जो याद है कि वो एक मिट्टी का बोतल आपके पास था। तो तब और चेहरा हाँ, वैसे ही बिल्कुल, बिल्कुल, था बिल्कुल, नहीं, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से मिट्टी का बोतल आज भी होना चाहिए। यहाँ तो नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, लेकिन कहीं आपके घर में है तो कहीं रखा होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये आपकी बहुत याददाश्त अच्छी है कि आपने मिट्टी की बोतल याद रखी है, मैं बिल्कुल मेरे साथ मिट्टी की बोतल हुआ करती थी। तो बहुत अच्छा लगा था, पहली बार मुझे भी पता लगा कि डायबिटीज के ऊपर इतना प्रामाणिक रूप से आपने जो कार्य किया था, बड़ा अच्छा लगा था देखकर। लेकिन 4 वर्ष तक शायद आपके कार्य को वैसे देखते रहे, लेकिन जो आपने कोरोना के विषय में इतना हिम्मत भरा एक पूरा का पूरा जो प्रयास आपका रहा, जिसमें आपको पूरा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया से पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया, तो ये जो मुझे लगा कि सही जगह चोट जो आपकी लगी है, ये उसका प्रमाण है एक तरह से। तो हमने ये निर्णय लिया राजीव भाई के पूरे नेटवर्क के लोगों ने कि आप आपका साथ हमें देना चाहिए। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में हमारा राजीव भाई के बारे में लोग हम पर बहुत विश्वास करते हैं, तो हमने कहा कि आपसे एक चर्चा दोबारा करनी चाहिए और लोगों को एहसास भी दिलवाना है कि आप। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं विश्वरूप जी की वीरेंद्र भाई आपको विश्वरूप जी का साथ देना चाहिए, क्या आप उनको जानते हैं क्या? तो जानते तो हम, हमारी बातचीत तो काफ़ी होती रहती थी, लेकिन बस ये वीडियो एक प्रयास है, एक फॉर्मल बात नहीं करके एक इन्फॉर्मल आपसे और लोगों को ये दिखाने का कि भई आप और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। राइट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो कैसा कैसा रहा ये कोरोना 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का सफ़र आपका? छोटे से में अगर आप बता पाएँ तो? इसमें ये ऐसा है कि बहुत ही डरावना है ये सफर। क्योंकि डरावना इसलिए, लोग तो इसलिए डरे हुए हैं कि कोरोना ना हो जाए, और मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है डरावना, क्योंकि मैं आगे देख पा रहा हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा, षड्यंत्र के इसी तरह से चलता रहा और वो अगर भांडा फूटा नहीं, तो फिर ये हुँ, 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 कितना हुँ। ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, कितने आबादी जनसंख्या की हालत खराब हो सकती है, ये देख के बहुत दुख हो रहा है। और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उस तरह से जैसा होना चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े वॉर में भी इतना नुकसान नहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। 1947 से पहले हालांकि हमारा उस वक्त नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों हुँ, हुँ। में इतना दुख या इतनी व्यथा शायद नहीं हुई होगी। अंग्रेजों ने भी इतना उन पे जुल्म नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो लगता है ये तो कोई पराया है तो जुल्म, हम सब बंदी हैं तो जुल्म हो रहा है। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो ये तो देखा नहीं जा रहा। और मुझे लगता है कि खास तौर पे हमारे देश में आज भी, मैं तो देखता हूँ हर जगह, राजीव भाई की तरह उनसे इंस्पायर्ड लोग, इंक्लूडिंग यू, जो सच को सच बोलते हैं, जो हर तरह से किसी भी तरह से अगर कोई अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो उसमें आगे आके बोलने वाले हैं। इन सब के सब जी। होते हुए भी ये कैसे हो पा रहा है? 4 महीने कैसे निकल गए षड्यंत्र होते हुँ, हुए हुँ। भी? अभी तक कैसे निकल गया? आज का दिन भी कैसे निकल रहा है? ये सारे सवाल रहते जी, हैं, जी। इन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पूरा एक जनमानस जो आपके साथ जुड़ा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है अपने आप में कि किसी हिम्मत वाले व्यक्ति के साथ लोगों ने जो है दिल खोलकर आपका स्वागत किया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न हैं, जो मैं उनकी तरफ से आपसे पूछने का प्रयास करूँगा कि जैसे मैं पहली बार आपसे जब 2016 में मिला था, तो उस समय भी जो आप मेरे बाद आपने जो आपका जो पूरा वक्तव्य था डायबिटीज़ के ऊपर, उसमें दूध की कहीं बात आई थी। ये दूध का ऐसा विषय है जो कहीं न कहीं राजीव भाई के समर्थकों और जो गौ माता के समर्थकों में आपके प्रति एक उनमें ये संदेह हो रहा है कि ये विश्वरूप जी जो है दूध के विरोध में क्यों बोलते हैं? हालाँकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत सकारात्मक तरीके से लेता हूँ कि आप दूध के बारे में बोल रहे हैं, गाय के दूध के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैं इस तरह से इसको लेता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा इस पे ये चाहूँगा कि एक यदि आपका इस विषय पे एक स्पष्टीकरण हो जाए कि दूध जब आप मना करते हैं तो वास्तविक में क्यों और किस दूध को मना करते हैं? तो एक बहुत बड़ा एक समूह जो है वो आपके साथ और भी जुड़ने को निस्संदेह रूप से तैयार हो जाएगा। इसमें टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ की बात करूं, मेरा जो जी, टू स्टार्ट विद मेरा जो खाना है और एक गाय का जो खाना है लगभग एक जैसा ही है। तो सुबह का जी। मेरा रूटीन है कि काफी समय से रूटीन है ये बहुत कम लोगों को हुँ, हुँ। पता है, आपको मैं बता रहा हूँ पहली बात, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं आज तक।
कि अपने लिए मैं घर से गाय का खाना लेके चलता हूँ, जो सब्जी है और जो फलों के भी, जैसे केला है तो अंदर वाला हम खाते हैं तो बाहर वाला गाय खा लेगा, तो एक सिनर्जी सी मुझे लगती है। और जब हाँ गाय हाँ खाता है और हम देखते हैं तो एटलीस्ट मैं देखता हूँ तो एक संतुष्टि सी होती है कि चलो मैंने आज कोई अच्छा काम शुरू किया या अच्छा काम किया आज, ऐसा लगता है। और हाँ हाँ वो जो कोई करेगा ये उसको ही पता चलेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो एक बात हुई। अब आता है दूध के संदर्भ में जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल कई बार आए लेकिन कभी मौका नहीं मिला जवाब देने को। मैं इस फील्ड में है डायबिटीज की, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये आया मैं आज से 11 साल 12 साल पहले। तो मैं, अच्छा हाँ, राजीव जी तो इस दुनिया में 2010 तक थे हमारे साथ। तो उसके जी बाद ही मेरा मेन, तो 2010 से पहले की जो दुनिया है, हमारा देश भी और दुनिया भी और आज भी, ये दोनों दो अलग दुनिया है। मैं अब बताता हूँ छोटे बच्चे हैं कि तब हमारे देश में, सिर्फ एक उदाहरण लूंगा, 1 लाख में एक डायबिटीज बच्चा होता था। अब ऑफिशियल फिगर है एक अच्छा 50 डायबिटीज बच्चे, ठीक है ना। अच्छा तो पहले के मुकाबले डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, बच्चों का मेंटल डिसऑर्डर, जो चीज राजीव भाई ने अपने जीवन में देखा होगा, अगर आज होते तो उनको बहुत दुख होता कि उसके मुकाबले 50 गुना 100 गुना ज्यादा है बच्चों में। आज आप देखेंगे बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा आप देखेंगे, डायबिटीज टाइप जी 1 देखेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, स्किन डिजीज, इतना तब नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी था और आज भी मैं कंपेयर करता हूँ ना। तो जी मैंने देखा कि जैसे ही ये सभी, ध्यान से सुने इसको और आगे भी पहुंचा है, छोटे बच्चे अगर मिलते हैं जिनमें टाइप 1 हो, इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको अगर हम एक चीज बोलें कि आप कोई भी ऐसी चीज मत खाओ जिसमें एनिमल प्रोटीन हो सकता है, जानवरों का प्रोटीन हो सकता है, तो अब जानवरों का प्रोटीन जिन भी चीजों से है उसको हटा दो अपने डाइट से, और जैसे आप हटाओगे तो एक चीज होगी, एक ही दिन के अंदर आपकी इंसुलिन की जरूरत 50% घट जाएगी, 50%। ऐसा हर बार होता है। तो एनिमल प्रोटीन जो हम बोलते हैं तो अंडा, मछली, ये सब चीज आती ही है, और डेयरी प्रोडक्ट भी आता है, क्योंकि उसके अंदर भी एनिमल होता है। और कई बार कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए उसका बॉडी अपना प्रोटीन और किसी बाहर से आया हुआ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो वो ऑटोमेटिकली अपना अटैक करता है, अपने सेल्स को अटैक करता है, और जब बाहर का एनिमल प्रोटीन स्टॉप कर देते हैं तो अटैक बंद हो जाता है, तो इंसुलिन दोबारा बनने लगता है। ये सिंपल सा फिनोमेना है। तो फिर मैंने देखा कि ये डेयरी प्रोडक्ट भी और एनिमल फूड भी बंद कर दें तो बच्चा ठीक होने लगता है, कुछ और ना भी करे तो, और ये हर बार होता है और एक बार होता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो 2010 से पहले वाली जो दुनिया है और अभी, और मेरा जो फैसला, मेरे को ज्यादा लेना देना है शहरों के बच्चों से, विदेशी बच्चों से, जैसे स्विट्जरलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, जहां जहां जाता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली गांव के बच्चों से, या फॉर्चुनेटली बोले, मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि उनको डायबिटीज होगी नहीं, वहां का वातावरण ऐसा है, वहां का खान पान ऐसा है। और जहां तक हो सकता है, मैंने इस पे कभी शोध नहीं किया इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बच्चों की मैं देखभाल करता हूँ या जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट जो शहर में रहने वाले हैं, फ्लैट में रहने वाले हैं, तो उनके पास तो दूध के नाम पे तो वही आता होगा ना, पैकेट वगैरह ये सब कुछ आता होगा। तो मैं ये बोलता हूँ आप दूध मत पियो, वो दूध कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप दूध मत पियो और तो फायदा हो जाएगा। और रहा सवाल जो आप बोल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि जो गाय का दूध या देसी गाय का दूध, देखिए ऐसे लोग जो देसी गाय का दूध पीते होंगे, वो मेरे पास ऐसे लोग तो आए नहीं, वो इसलिए नहीं आएंगे, बीमार पड़ेंगे तो आएंगे। तो इसका मतलब बीमार नहीं पड़ते हैं, और बीमार नहीं पड़ते हैं तो वो गाय का दूध देसी वाला जो है वो खराब नहीं होगा, तभी नहीं बीमार पड़ते हैं। नहीं तो वो आते मेरे पास, अगर वो आ जाएंगे तो मैं मना करूंगा, लेकिन वो आएंगे ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे लेकिन वो मेरे पास नहीं आए, क्योंकि यहाँ मैं गाँव में भी जाऊंगा तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बीमारी। तो ये छोटी सी बात है। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल 2.5 साल 3 साल तक तो बच्चे को अपने माँ के दूध पे रहना बहुत जरूरी है। कुछ माएँ क्या करती हैं अभी आजकल के इसमें, शहरों में ज्यादातर, कि वो 6 महीने बच्चे को दूध पिला के फिर वो गाय के दूध पे छोड़ देती है, सोचते कि अब वो बच्चा पल जाएगा, जबकि तब गाय के दूध पे भी नहीं, वो बाजार के दूध पे छोड़ देते फॉर्मूला मिल्क बोलते हैं इसको, हैं, नेस्ले नेस्ले के मिल्क पाउडर पे छोड़ देते तो दूध नहीं है एक्चुअली, वो केमिकल है जिसको दूध का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो हैं। ये सारी चीजें, तो ओवरऑल चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ दूध को हटा दो और आप बिल्कुल आगे। बिल्कुल और जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरे आगे पेशेंट होते हैं खूब सारे, और पेशेंट जाहिर सी बात है वो गांव के लोग जो है वो पेशेंट टाइप होते नहीं है, वो तो ताकतवर है आज और गाय
और गांव वो जगह है जहाँ पे लोग धूप में रहते हैं 7 घंटे 8 घंटे, धूल में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। तो वो है गाय और वही है गांव, उसके अलावा जो है वो शहर है। तो ये छोटी सी बात है जो हमें और आपको समझनी होगी अच्छी तरह से, कि जो तो बीमार नहीं है वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और जो तो बीमार है वो जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके बिहाफ पे, क्योंकि आपसे संपर्क करना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप बहुत कामों में व्यस्त रहते हैं, और वो अच्छी भी बात है। तो आपके बिहाफ पे लोग मुझे कॉल करते हैं कि वीरेंद्र भाई विश्वरूप जी से ये कहिए वो कहिए, तो मैं उनको एक ही बात हमेशा बोलता था आपकी बात का समर्थन करते हुए, कि विश्वरूप जी ने जो आपने कहा ना, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, कि गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति आपके पास आने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसी कारण से जो भी आते हैं उनको दूध के लिए मैं मना करता हूँ। वो बहुत अच्छी बात कही। तो और कहीं ना कहीं दूध के विषय में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि श्री राम श्री कृष्ण इन सब जो शास्त्रों में पूरा दूध के बारे में लिखा है, तो देसी गाय के दूध के बारे में लिखा है। तो हम लोगों में हम लोग उनसे ज्यादा समझदार नहीं है कि हमारे अंदर ये हिम्मत हो कि हम देसी गाय के दूध को बेकार कह दें। तो मुझे लगता है ये आपकी बात का समर्थन करते हुए ही मैं उन लोगों को समझाता था इस बात को। तो ये बहुत अच्छा है। चलिए ये विषय मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है, इस विषय में अब ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि शायद आपने 3-4 महीने में देखा होगा कि जो आपका नाम घर घर में मशहूर हो गया, घर घर में आपको दूसरा राजीव दीक्षित तक की उपाधि लोग देने लगे हैं। वो आप उसको बड़े सहज भाव से जो है लोगों के बीच में रख देते हैं बात को। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपके बहुत सारे विरोधी भी तैयार हो गए हैं इस कारण से, जो आपके विभिन्न विषयों को पकड़कर आपके खिलाफ जो है वो जैसे लल्लन टॉप वाले हुए, एक कोई और व्यक्ति है कोई चौधरी नाम का, जो आप जिसका काम ही है आपके विषय में नकारात्मक डिग्री के बारे में, आपके विषय के बारे में बोलना। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप ऐसे लोगों के को किस प्रकार से आप मानते हैं कि वो क्या भूमिका रखते हैं आपके इसमें? वो आपको और हिम्मत देते हैं या आप उनसे निराश होते हैं? क्या आपका रहता है उस विषय में? ये देखिए, ऐसे लोग तो होंगे ही होंगे, विरोधी होना ही है। अगर विरोधी नहीं है वो तभी हो सकता है जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कुछ करेंगे उससे किसी का फायदा होगा, और कोई लोग जो जिनके भांडा फूट रहा है उनको नुकसान है, तो वो कुछ तो करेंगे, चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये लोग थोड़े से लोग हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग ज्यादा होंगे, इसका मतलब हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे देखता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे पास जो एक शक्ति है वो है सच्चाई की शक्ति। तो हमें सिर्फ जी, सच्चाई को देख के बस आगे बढ़ते जाना है, और ऐसे लोगों पे ज्यादा उनका काम है ध्यान दिलाना, अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, जो जी, हर तरह के लोगों का। तो लेकिन हमारे पास टाइम 24 घंटे का ही है। ये टाइम या तो जी, लगाएं उन लोगों को रोकने में, या लगाएं हम आगे बढ़ने में। तो हम बिल्कुल, अपना काम पूरे दिल से करते हुए आगे चलते जाएं। ये लोग पीछे कहीं ना कहीं छूटते जाएंगे, बोलेंगे भी, छूट भी जाएंगे। उनके उनके बिल्कुल, सवालों के जवाब देने में जितनी ताकत लगाएंगे हम, उस वही वाला बिल्कुल, ताकत हम काम को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। तो वही जवाब है उनके लिए भी, और वही सही चीज है, मुझे ऐसा लगता है। पहली बात, कई बार बहुत अच्छा। ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग ऐसे विरोधी आ जाते हैं तो दिल में एक बार शंका होती है, या लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। ऐसे में अपने आप को इंस्पायर करने के लिए कुछ तैयारी हमें करनी होती है। जैसे हम्म, ऐसे कुछ लोगों को याद कर लो जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, तो फिर ताकत आ जाएगी। तो ताकत तो दिमाग की होती है ना। अगर तो दिमाग की ताकत है तो बिल्कुल, हम अपना इंतजाम रखते हैं कि भाई किन लोगों को याद करो, कौन से वाले वीडियोस देखो, है ना, तो उससे ताकत मिल जाएगी। आपके मैं देख रहा हूँ पीछे राजीव भाई की फोटो लगी हुई है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जिन बिल्कुल, चीजों बिल्कुल, से हम इंस्पायर होते हैं, जिन चीजों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों को, उन लोगों को अगर दिमाग में आप हमेशा रखेंगे, तो ये जो छोटी मोटी रुकावट है, इसमें आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर उन बिल्कुल, लोगों को दिमाग में रखेंगे, तो मैं दिमाग में रख के चलता हूँ, मेरा गोल क्या है, एम क्या है, उसको बहुत बड़े से पिक्चर देखता हूँ। और जो लोग ऐसे जी, लोग का नाम लिया आपने, उनको ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा कोने में रखा हुआ देखता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मेंटल पिक्चर बनाया हुआ है, वो मेंटल बहुत पिक्चर अच्छा। अपने ही हाथ में है। तो ठीक है, तो अच्छा ही लगता है कि नहीं, आप। मैं मेरे जीवन में भी इस प्रकार के विरोधी लोग बहुत आए। 10 वर्ष का मेरा भी सामाजिक जीवन हो गया है, तो मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत मैं बताना चाहूंगा, आप भी उनको चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं जब भी कोई ऐसा स्थिति आती है जहां मुझे बड़ा संदेह शंका वगैरह होती है, तो इसको जो है मैं नाना साहब पेशवा को याद करता हूँ, अच्छा। जिन्होंने 1857 की क्रांति का यदि आप कभी पढ़ेंगे तो वो इतनी प्रेरणादायक व्यक्तित्व है कि जिस व्यक्ति ने जो कोई सोच नहीं सकता था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे आज हमें लगता है
ये बिल गेट्स और ये सब ताकतें, आज 13 जून का दिन है, पूरे विश्व में बिल गेट्स के विरोध में आज एकजुट होकर 13 जून को विश्वव्यापी अभियान छिड़ा हुआ है। तो कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़ा जा सकता है। वहां पर नाना साहब पेशवा ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का बिगलो बजाने की जो तैयारी 1851 से की, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक एक विषय है। तो कभी आपको भी समय मिले तो नाना साहब पेशवा की जीवनी जरूर पढ़ें, बहुत आपको प्रेरणा मिलेगी। नहीं, बिल्कुल मुझे तो आइडिया है, लेकिन डिटेल में और मैं पढ़ूंगा। लेकिन ये सही बात है कि एक इंसान चाहे तो अगर सच्चाई पे चलेगा तो कुछ भी वही ताकत होती है, अल्टीमेटली तो यही साबित होता है। जी, तो अच्छा, अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अभी जिस प्रकार से हम लोगों को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के का जो हमारा दमन किया गया है, और एक साइंटिस्ट रह चुकी हैं जिन्होंने एड्स के ऊपर काफी वो खुलासे किए थे, जूडी माइकोविट्स, आपने नाम सुना होगा। तो जूडी माइकोविट्स का जीवन जो है पूरा का पूरा, क्योंकि एंथनी फाउची ये जो सब लोग हैं, इनके खिलाफ इन्होंने बहुत षड्यंत्र उजागर किए, तो उनके पूरे करियर को, उनकी पर्सनल लाइफ को, उनको दिवालिया उनको घोषित कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, गैग ऑर्डर इशू कर दिया गया। तो इस प्रकार का, मुझे भी लोग कहते हैं कि वीरेंद्र भाई आप भी खुले में बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा वीडियो आपके देखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार का कभी आपको नहीं लगा कि जब सरकार इस प्रकार का षड्यंत्र, मान लीजिए यदि करती है, या इस प्रकार का कुछ करता है जो आपके जीवन पे, पर्सनल लाइफ है उसमें, तो आप उसको किस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमें करना चाहिए कि जिससे आप जैसे व्यक्ति, राजीव भाई जैसे लोगों को जो हम प्रेरणा देते हैं पूरी दुनिया को, उनके लिए हम लोग कर सकें? हाँ, इसमें देखिए दो पार्ट है इसमें। पहले तो मुझे क्या लगता है और करना क्या चाहिए, दो अलग चीजें होंगी। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि दो ही चॉइस है मेरे पास, या तो हम बोलें या ना बोलें, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ज्यादातर लोग हैं हमारे आसपास, उनको तो पता ही नहीं कि असलियत क्या है, तो उनको बस एक ही चॉइस है, नहीं बोलने का, क्योंकि उनको वही लगता है जो दिखाया जा रहा है उनको। तो वो तो एक्सक्लूड हो गए कि उनको पता नहीं है, तो उस पर दोष हम दे ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने हमें आपको ताकत दी है कि सच को समझने की। तो अब हमारे पास दो चॉइस है, सच हमें पता है, हम इसको बोलें या ना बोलें, ठीक है ना। बिकॉज बाकी लोगों के लिए सच और झूठ एक ही बात है, हमारे लिए सच क्या है क्लियर है, और जो दिखाया जा रहा है वो भी क्लियर है। अगर तो कुछ नहीं बोलता, एक तो ये है आप और हम कुछ बोले ना, तो क्या हम बच जाएंगे? इसकी कोई गारंटी है कि कल क्या होगा हमारे साथ? सब कुछ सही होगा, इसकी कोई गारंटी है? अगर तो बोलते हैं गारंटी है, तो मैं आपको याद दिला दूं, सभी को याद दिला दूं कि अभी भारत में 30 करोड़ लोग जो 3-4 महीने पहले 2 वक्त की रोटी खा पाते थे, वो 30 करोड़ लोग आज उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका घर बार नहीं है, आज वो सड़क पे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी गिनती नहीं है जो मारे जा चुके हैं सड़क पे कुत्ते बिल्ली की तरह। तो जो करोड़ लोग थे उन्होंने कुछ नहीं बोला था 4-5 महीने से, वो बिल्कुल चुप थे, शांत थे, जैसा बोला जा रहा था वैसे ही कर रहे थे। तो उनके साथ अगर उनके साथ वो उनका कल है, जो उनका आज है, वही हमारा और आपका कल होगा। आज हम कंफर्टेबल हैं, एसी में बैठ सकते हैं और बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन यही वाला तो उनके साथ भी उनका कल यही था, लेकिन आज वो सड़क पे हैं, जबकि वो हमारे ही भाई बंधु हैं, राइट। तो वो लोग चुप थे। अगर चुप होने से सब कुछ ठीक होता तो उनके साथ खराब नहीं होता। मतलब ये चुप बैठना है, राइट। तो चुप बैठने से कुछ होगा नहीं, ये तो पक्का है। हाँ, चुप ना बैठने से क्या होगा कि क्या नहीं होगा, उस पर शक है। आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने सच बोला तो खराब ही होगा, लेकिन चुप बैठने से क्या होता है वो तो हमने देख ही लिया। पहली बात, लोगों को क्या करनी चाहिए, जब जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं वो एकजुट होकर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो जो लोग सच की राह पे चल रहे हैं वो भी तो डिसिप्लिन तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें किसी को लीडरशिप देनी पड़ेगी। मैंने तो पर्सनली ये देखा है कि राजीव भाई के जाने के बाद से लीडरशिप किसी एक के पास नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये तो पता है कि हमें करना है, लेकिन वो करने का अगला स्टेप वो नहीं है। एक डायरेक्शन बनाना, एक पूरी रणनीति बनाना, सच्चाई को भी सच्चे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए तो हमें पूरी तरह से उतना ही स्मार्ट होना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हमारे अपने जनसेवा के माध्यम से हो, या फिजिकल रूप में लोगों तक पहुंचने से हो। हर तरह से हमें स्मार्ट होना पड़ेगा कि जब वो ताकत जो कि झूठ के दम पे है लेकिन वो एक साथ है, तो सच के दम वालों को भी एक साथ होना पड़ेगा। एक साथ होने के लिए एक दिन लगता है, बस वो एक दिन आपको सिक्योर कर देगा। उस एक दिन को जब देख लेंगे इतनी सारी ताकत एक साथ है, वो भी सच वाले, तो झूठ अपने आप ही धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही तरीका है, इतिहास में भी ऐसा ही कुछ हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी जो बात है वो कल गोपाल सुत्रिया जी को जानते होंगे, आप गुजरात में है। गोपाल सुत्रिया जी से कल बात हो रही थी, उनके जो पंचगव्य के ट्रायल कोरोना वालों पे हुए थे, मैं उस बारे में अपडेट ले रहा था उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 साल से राजीव भाई के जाने के बाद कोई एक तरह से ऐसा कोई फिगर खड़ा नहीं हो पाया जो जिससे राजीव भाई के कार्य को दिशा मिल पाए। जो भी हुए उन्होंने निराश ही किया है। तो मुझे लगता है कि 5-6 लोग यदि मिलकर राजीव भाई के विषय को आगे बढ़ा पाए तो ऐसे 5-6 लोगों का, जैसे सरपंच हुआ करते थे पहले, ऐसे 5 लोगों को भी अगर इस विषय पे काम किया जाए तो बहुत बड़ा एक काम हो सकता है। उनकी भी यही व्यथा थी। और गोपाल सुत्रिया जी आपके आपके बारे में भी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वरूप जी, और शुभकामनाएं देने के लिए भी कहा उन्होंने आपको। एक और बड़ी जो परेशानी वाली बात मुझे नजर आई कि जो पूरा जैसे राजीव भाई के देहांत के बाद उनके बारे में पूरी गलतफहमियां या उनके बारे में आरोपबाजी जो लगनी शुरू हुई, अभी विकिपीडिया के पेज पे जैसे राजीव भाई को फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट घोषित किया गया, तो आपका तो शायद विकिपीडिया पेज ही उड़ा दिया गया। हाँ और जो जो और अभी मुझे एक बात मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जो इस समय आप कोई प्रश्न इंटरनेट पे पूछते हैं, उसका उत्तर के रूप में कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो टॉप पे आती है हमेशा। जैसे कोरा.com आ गया, ये कुछ साल पहले ही कोरा शुरू हुआ था। कुछ ऐसी वेबसाइट जो फैक्ट चेक, मिथ बस्टर्स के नाम से या फैक्ट चेकिंग के नाम पे जो है हम सबसे ऊपर हमें दिखाई देती हैं, उसमें जिसके बारे में गलत फैलाना है उसके विषय में वहां गलत ही ऊपर आएगा गूगल सर्च के अंदर। तो आपके बारे में भी यही हो रहा है, राजीव भाई के बारे में भी यही हो रहा है। तो इसको किस प्रकार से आप चाह रहे हैं कि लोग आपको, आपके जो ये गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में आप किस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें समर्थन करें आपको, उसके बारे में थोड़ी अगर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट और ये मेरे चिंता का विषय भी है जो आपने इसका इस सवाल को उठाया। इसमें जो विकिपीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इवन व्हाट्सएप है, इवन व्हाट्सएप, ये जो हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, हमें कोई पावर मिल गई, ताकत मिल गई, जिस ताकत के को यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दिखने में लग रहा है। वो तब तक जब तक ये ताकत देने वाले इंसान को कोई नुकसान ना हो रहा हो या उसके षड्यंत्र को कोई नुकसान ना हो रहा हो, तब तक है। और वो तब तक है। षड्यंत्र, वो जो ये ताकत आपको मिली है वो आपके खिलाफ ही लड़ने के लिए मिली है, राइट। तो ये पहले तो इसकी लत लग गई, लत ही बोलूंगा मैं इसको। और अब लत जब लग गई है तो अब इसी ताकत को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा रिमोटली कहीं और बैठ के, ये मैं समझाऊं। मैं पर्सनली मेरी बात करें तो मैं फॉर्चुनेट हूं कि मेरा विकिपीडिया उड़ा दिया, ना कि उसमें फ्रॉड लिख दिया। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि उड़ा ही दिया उसको। तो वो तो ज्यादा बेहतर है, उड़ाई दो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, विकिपीडिया के दोनों पेज उड़ा दिए, फेसबुक उड़ा दिया, यूट्यूब उड़ा दिया, ट्विटर उड़ा दिया। और सबसे शॉकिंग बात है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जो ऑफिस का जो व्हाट्सएप है उसको भी ब्लॉक कर दिया था 48 आवर्स के लिए। और अगर आगे भी कभी ड्रामा खत्म भी हो सकता है। तो मतलब जितने सारे सोशल मीडिया में लगता है कि ये हमारी ताकत है, वो हमारी नहीं है। एक तो पहली बात ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात कि अगर जिस तरह से वो एक हथियार हमें देके हमारे खिलाफ ही यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना उसी हथियार को हम उनके खिलाफ यूज करें। उसका एक तरीका है कि जैसे पर्सनली मैं आपके माध्यम से हमारे जिन सब लोगों के विचारधारा एक से हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कोरा में आप जाएंगे तो आपको मेरे बारे में जो भी लगता है वो आप भी लिखिए, इंक्लूडिंग वीरेंद्र भाई, आप भी लिखिए, और हमारे जितने राजीव भाई के लोग हैं वो सब भी लिखें। तो पलड़ा भारी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। अभी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरी बात करूं तो, एक 200 लोगों की टीम बनाई है, वो टीम कहीं भी जाके खिलाफ में लंबे चौड़े वो लिख देंगे। और कोरा और मीडिया वो इस बेसिस पे चलता है कि जो वोटर टाइप पे और तो नियोजित एक तरीके से चलता है। तो जबकि राजीव भाई के जो हमारे, हम और आप फॉलोअर हैं, हम तो करोड़ों में हैं। अगर हम करोड़ों लोग अगर विकिपीडिया के पीछे बढ़ जाए और अगर कोरा के पीछे बढ़ जाए, वो तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ये बात वो भूल रहे हैं शायद। तो इस कन्वर्सेशन के थ्रू मैं एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कोरा में आप जाएं, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, और जो भी आपने मेरे बारे में समझा है अपने हिसाब से वो आप लिखें, वो सच जो भी है, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन लिखें जरूर। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि थोड़े लोग बहकाने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जो कुछ जानना चाहता है वो नेट पे सर्च करता है और जो भी दिखता है फर्स्ट उसी पे विश्वास करता है, जिससे जो बातें हम पहुंचाना चाहते हैं सिंपल तरीके ठीक होने के, चाहे कोरोना से या डायबिटीज से या कैंसर से, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और मकसद भी है कि वो लोगों तक ना पहुंच जाए। यूट्यूब उड़ गया, फेसबुक उड़ गया, क्यों? क्योंकि उसमें कोरोना का इलाज जैसे ही बताया, उसके अगले दिन वो उड़ा दिया कि भाई वो इलाज लोगों तक ना पहुंचे। फिर फेसबुक के माध्यम से बताया
फेसबुक को ब्लॉक कर दिया, फिर नया फेसबुक खोला, वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो मतलब ये कि ये वाला हथियार हमारे खिलाफ अगर यूज हो रहा है तो हम भी इसी हथियार को उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं, उसी में अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको डाल के, ताकि आपके एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचे, ना कि उन 200 या 100 200 400 लोगों के जो एक नियोजित तरीके से प्लान्ड वे में कुछ भी लिख के, तो ताकि लोगों को वही ऊपर टॉप पे दिखे लगे कि यही सच्चाई है। तो ये एक मैसेज है मैं देना चाहूंगा। नहीं, अच्छा है, जैसे आपने कहा कि हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की बंदूकें चुरा के उन्हीं के खिलाफ यूज करते थे, हाँ, ऐसे ही हम लोगों को भी इनकी 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 जो हथियार है उन्हीं के खिलाफ यूज करने उन्हीं को चाहिए। यूज करना है, हमें चालाकी से काम करना है, हमें उन्हीं को यूज करना है। वही जमाना आ गया है, तभी उसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो तरीका है कि हम सोशल मीडिया का बहिष्कार करें कि भाई हम अंग्रेजों की बंदूकी ना उठाएं, दूसरा है कि उन्हीं की बंदूक उनके ऊपर हमला कर दें। दो तरीके हैं। तो सोशल मीडिया में या जो भी मीडिया है हर तरह से सच्चाई पहुंचाए, बेसिकली तो बात ये है, जो चीज सच है वो लोगों तक पहुंच जाए, तो लोग जागरूक होंगे, तो सब लोग जागरूक होना जरूरी है। जी, ठीक है। तो बस इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बातचीत नहीं करनी थी आपसे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल एक बातचीत होनी थी। बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अभी आगे जो दिशा है उसके विषय में मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि कोई जैसे ही ये सब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए तो आप और हम मिलके कार्यक्रम आयोजित हम करें जिसमें राजीव भाई के समर्थक देश भर से आए और एक आपका भी संबोधन उसमें हो और 2-3 और दो देश में दिग्गज लोग हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, उन सबका वक्तव्य एक मंच पे से हो। तो इसकी भी तैयारी हम करेंगे और उस विषय में फिर आपको भी हम सूचित करेंगे। तो आशा है कि आप उसमें भागीदारी जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और एज ए नॉट ओनली स्पीकर, एक तो वक्ता होता है, दूसरा है अटेंड करने के लिए भी, कभी भी हो कहीं पे भी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें आपको सबको मिलके आगे आना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हमारा देश है, जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी सबकी है। तो जिनकी आंखें बिल्कुल। पहले खुली उसको पहले आगे आएगा, बाकी लोग थोड़े बाद में आएंगे। आना तो सभी को है, एक दिन आगे तो आना ही पड़ेगा। जी, तो बहुत अच्छा लगा विश्वरूप जी। आशा है कि आपके कार्य में ईश्वर आपको सफलता दे और हम सभी राजीव भाई के समर्थक पूरी तरह से आप लोगों आपके साथ हैं। जो भी आप जिस प्रकार का भी आह्वान करेंगे हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्ते, वंदे मातरम।